हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता चैनल लर्न ऑनलाइन। आज में टॉपिक है हमारा कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी एक्ट अंडर सेक्शन 8, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंपोजिशन स्कीम, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। देन लेट्स स्टार्ट। ये कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी, ये सेक्शन 8 के अंदर है। विल गवर्न द प्रोविजन ऑफ कंपोजिशन लेवी अंडर सीजीएसटी एसजीएसटी एक्ट 2016। अब हम इसके साइलेंट फीचर्स देखते हैं कि इस स्कीम के फीचर्स क्या है। देन ओनली टैक्सेबल पर्सन। फाइन, ये जो कंपोजिशन स्कीम है ये किसको एप्लीकेबल होगा, किसे इसकी स्कीम की फैसिलिटी मिलेगी? टैक्सेबल पर्सन, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट किया है। ओनली टैक्सेबल पर्सन हुज, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 lakh in a financial year will be eligible to opt for payment of tax under the composition scheme. Fine. Rate of tax shall be the rate as prescribed, but not less than 1% of the turnover during the year. इसका रेट क्या रहेगा टैक्स का? 1%। रेट ऑफ टैक्स क्या रहेगा? 1%। इससे लेस देन नहीं रहेगा, एटलीस्ट कम से कम 1% रहेगा। किसे? कंपोजिशन स्कीम के अंदर। और ये किसे अवेलेबल है? टैक्सेबल पर्सन। टैक्स पेमेंट अंडर दिस स्कीम इज एन ऑप्शन अवेलेबल टू अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन। एक और चीज़ कि टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, उसका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्लस रजिस्टर होना चाहिए। ये मस्ट है ताकि हम उसके रिकॉर्ड्स ट्रैक कर सके, पता हो सके, क्योंकि जो रजिस्टर होते हैं हम उनके रिकॉर्ड्स ट्रैक कर सकते हैं। तो मस्ट है कि अगर आपको कोई भी स्कीम की फैसिलिटी लेनी है तो आपको रजिस्टर होना ज़रूरी है। Then tax payment under this scheme is an option available to the registered taxable person। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमने 3 चीज़ें देखी। सबसे पहले तो कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 8 में आता है। Then only taxable person whose aggregate turnover does not exceed 50 lakh in a financial year and but not of 1% उसका टैक्स लगेगा एंड रजिस्टर को ही एप्लीकेबल है। Then as per section 16, goods and services on which composition tax being paid under section 8 is not eligible for input tax credit। जिसे कंपोजिशन स्कीम में आते हैं उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। एक ही चीज़ मिलेगी, दोनों हाथ में लड्डू नहीं होंगे। अगर आपने कंपोजिशन स्कीम में अंदर रजिस्टर हैं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। देन एप्लीकेबल ओनली फॉर इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन अ स्टेट, जो सिर्फ जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान स्टेट, तो राजस्थान स्टेट के अंदर ही आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट वन स्टेट टू अनदर स्टेट, अब राजस्थान स्टेट टू यूपी में नहीं कर सकते हैं। तो इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन अ स्टेट में ही आप कर सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम के अंडर रजिस्टर मीन्स लोकल सप्लाई विद इन अ स्टेट। द रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन नॉट टेक बेनिफिट। जो इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं उन्हें फिर इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। फाइन। इफ नेक्स्ट से हम क्वेश्चन अगर हम अराइज करें कि इफ अ पर्सन मेकिंग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ गुड वेदर इज एलिजिबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपोजिशन स्कीम, भाई क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो देन एज एन डेफिनेशन ऑफ आईजीएसटी, आईजीएसटी में इंटर स्टेट होता है, एक स्टेट से अनदर स्टेट अगर करते हैं तो आईजीएसटी में टैक्स लग जाता है। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन सी ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2016 स्पेसिफाई द ट्रांजेक्शंस मेड इन कोर्स ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट दैट इट इज डीम्ड टू बी एन इंटर स्टेट सप्लाई, तो हैंस अ पर्सन कैन नॉट बी रजिस्ट्रेशन अंडर कंपोजिशन स्कीम। फाइन, क्लियर हो गया। मतलब जो विद इन अ स्टेट में ही ट्रांजेक्शन होगा उन्हीं पे ही कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मीन्स डीम टू बी एन इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा। हैंस अ पर्सन कैन नॉट टेक रजिस्ट्रेशन अंडर कंपोजिशन स्कीम में आप रजिस्ट्रेट नहीं हो सकते अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो या एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो। It should uniformity applicable on PAN, India based for all the registered taxable person have the same PAN as held by them। और चाहे आप इंटरस्टेट कर रहे हो चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, सबका पैन नंबर एक कॉमन होगा और उसी के अगेंस्ट ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर GSTIN दिया जाएगा। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं। इफ़ अ पर्सन डूइंग बिजनेस ऑफ मोबाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक अंडर डिफरेंट बिजनेस एंटिटी, then under this scheme is have required to take registration for
of his all business entity as compounding dealer. As a compounding dealer, तो इन्हें इन सब के लिए रजिस्टर्ड होना होगा। ये नहीं कि मैं एक के लिए हो गया तो बाकी के लिए नहीं होना पड़ेगा, बाकी के लिए भी आपको होना पड़ेगा। देन अंडर दिस स्कीम द टैक्सेबल पर्सन शैल नॉट कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम द रिसिप्टेंट ऑन सप्लाई मेड बाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंपोजिशन स्कीम में एक तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, सेकेंड आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख होना चाहिए और ये रजिस्टर्ड डीलर को ही फैसिलिटी दी गई है। देन आप सामने वाले रिसीवर जिसे आप सेल कर रहे हैं उससे आप टैक्स रिकवर नहीं करेंगे, तो फिर हम कहाँ से देंगे? पे आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट। जो सेलर है उसे अपनी पॉकेट से दे पे करना होगा, कम से कम 1%। अंडर दिस स्कीम द टैक्सेबल पर्सन शैल नॉट कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम द रिसिप्रेंट। फाइन, ही इज आल्सो एन एंटाइटेड टू टेक क्रेडिट of an input tax will not the purchase of taxable supply made by him, then he has also not entitled। सिंपल सी बात है, सामने वाले से वो रिकवर नहीं कर रहा, सामने वाला उसे कोई पे नहीं कर रहा, वो अपनी पॉकेट से खुद पे कर रहा है और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, अ रजिस्टर्ड taxable person having tax under the provision of section 8। section 8 कहाँ आता है? कंपोजिशन स्कीम। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 8 जीएसटी एक्ट 2016 में आता है। शैल इशू इंस्टेंट ऑफ टैक्स इनवॉइस। एक चीज़ और, जो कंपोजिशन स्कीम के अंडर जो भी रजिस्टर्ड डीलर होते हैं जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख तक ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं होता, वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे। टैक्स इनवॉइस वो इशू करता है जिस पे टैक्स चार्ज होता है और जिसको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है जो अदर डीलर्स को मिलती है, बट इस पे इन्हें टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करना है, इन्हें करना है अ बिल ऑफ सप्लाई। अ बिल ऑफ सप्लाई कंटेनिंग सच पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन पेइंग टैक्स अंडर द प्रोविजन सेक्शन 8, तो इंस्टेड ऑफ अ टैक्स इनवॉइस की जगह बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। It must be noted that a taxable person cannot opt for payment of taxes under the composition scheme say for supply of goods only and opt for a regular scheme of payment। देखिए, जो supply of goods पर applicable है वही supply of services पर applicable होगा। देन इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है कि आप देन कंपोजिशन स्कीम में बी ऑप्ट फॉर बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। कंपोजिशन स्कीम ज़रूरी नहीं है आप कह रहे हो कि सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए मैं कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता हूँ, सर्विस के लिए नहीं। गुड्स एंड सर्विस दोनों पर ही कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल होगी। ये दोनों साथ में, गुड्स एंड सर्विस, क्योंकि जीएसटी में दोनों चीज़ इन्वॉल्व है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट फॉर एनी टैक्सेबल under reverse charge mechanism the option of payment under this scheme will not be available। रिटर्न अंडर द कंपोजिशन स्कीम में रिटर्न की क्या फैसिलिटीज है? अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन पेइंग टैक्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8 मीन्स कंपोजिशन स्कीम में जो भी इनके लिए प्रोविजन बने उसको फॉलो करना होगा। फर्निश अ रिटर्न फॉर ईच क्वार्टरली, क्वार्टरली इनको रिटर्न फाइल करनी है। किन्हें? कंपाउंडिंग स्कीम के अंदर जो भी रजिस्टर्ड डीलर होते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिकली इन सच फॉर्म एंड मैनर सच में बी प्रिस्क्राइब विद इन 18 days आफ्टर द एंड ऑफ द सच क्वार्टर। जैसे किसी भी क्वार्टर का एंड हो रहा है, उस एंड होने से पहले विद इन 18 days में आपको रिटर्न फाइल करनी है। GSTR 4 हैज़ बीन प्रेस्क्राइब बाय गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर कंपोजिशन स्कीम के अंडर जो भी डीलर्स आते हैं उनके लिए GSTR 4 बताया है। GSTR 4 has been prescribed by the government under draft business process and return to be filed by an compounding dealer। GSTR 4 और क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे। रजिस्ट्रेशन अंडर कंपाउंडिंग स्कीम, कंपोजिशन स्कीम, कंपाउंडिंग स्कीम कॉमन है। एंड एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर, जो फिलहाल जो करंट सिनेरियो में वर्क कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर नॉट अंडर कंपाउंडिंग स्कीम में ऑप्ट फॉर कंपाउंडिंग स्कीम। जो कंपाउंडिंग स्कीम में नहीं है उन्हें कंपाउंडिंग स्कीम में रजिस्टर होना पड़ेगा, क्योंकि सब जो पहले से रजिस्टर उन्हें अब जीएसटी एक्ट के अंदर में सबको रिफ्रेश रजिस्ट्रेशन होना है। इफ एलिजिबल ओनली फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में सब काम न्यू हो जाए। फाइनेंशियल ईयर हमारा कौन सा होगा? अप्रैल टू मार्च, मतलब 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018। तो 1 अप्रैल 2017 तक सब रजिस्टर हो जाने चाहिए, किसी का भी पेंडिंग नहीं रहना है। फिर वापस भी उसी फाइनेंशियल प्रोसेस में सब काम शुरू हो जाएगा जीएसटी के अकॉर्डिंग। The application will have to be filed on or before 31st March of the previous so that the return can be filed accordingly।
only in the beginning of the financial year. कंपाउंडिंग डीलर मे बी अलाउड टू स्विच ओवर टू नॉर्मल स्कीम. अगर कोई भी कंपाउंडिंग चाहता है कि नहीं मुझे इसके स्कीम की फैसिलिटी नहीं चाहिए, मैं नॉर्मल डीलर की तरह ट्रांजेक्शन्स करूंगा, मुझे वो सारी फैसिलिटीज चाहिए. फैसिलिटी मतलब क्या, वो इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन्स कर सकता है नॉर्मल डीलर, और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी उसको मिलेगा, और टैक्स वो खुद की पॉकेट से नहीं पे करेगा, सामने वाले जिसको सेल किया है उससे रिकवर होगा, तो वो नॉर्मल डीलर को मिलता है. तो compounding dealer may be allowed to switch over to normal scheme even during the year if they so want with the condition, then they cannot switch over to compounding scheme again. फिर वो उस सेम फाइनेंशियल ईयर में फिर वो उसको वापस स्विच नहीं करेगा. उसने जो भी स्कीम ली है वो पूरे साल तक चलेगा. अगर कुछ भी चेंज करना है तो नेक्स्ट ईयर फिर चेंज हो जाएगा. ट्रांसफ़र फ्रॉम कंपाउंडिंग डीलर टू नॉर्मल डीलर में जा सकते हैं. अगर उसको कंफर्टेबल नहीं लग रहा, अगर उसको और भी फ़ायदा चाहिए तो फिर वो स्विच कर सकता है. तो व्हेन पर्सन सीज टू पे कंपोजिशन टैक्स एंड लाइबल टू पे टैक्स, ऐसे रेगुलर टैक्सेबल पर्सन की तरह वो टैक्स पे करना चाहता है, देन ही इज़ एलिजिबल टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट. क्योंकि कंपाउंडिंग स्कीम के अंदर जो आते हैं उन्हें इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा नहीं मिलता है. तो in respect of input held in stock and contain is semi finish and finish good held in stock as a day immediately. तो मीन्स कि वो ट्रांसफर हो सकता है, स्विच कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ओनली इन द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. बीच में मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कोई चेंज नहीं होगा. कंपोजिशन स्कीम करंट वैट, वैट मीन्स विद इन अ स्टेट, अब वो वैट हट जाएगा. अलाउ फॉर डीलर टू ऑप्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर कंपोजिशन स्कीम. जो वैट के अंदर रजिस्टर्ड थे वो किस में अब कन्वर्ट हो जाएंगे, जीएसटी में उनको करवाना पड़ेगा. दे वुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. उनके लिए ये फ़ायदा है जो कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो आते हैं जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख का होता है, उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. दिस इज डन टू एनकरेज स्मॉल एंटरप्राइजेज विद अ टर्नओवर कैप 50 लाख. दे वुड बी लाइबल टू पे टर्नओवर मिनिमम 1% का रेट उनके लिए फिक्स किया गया है. द टर्नओवर लिमिट एंड द टैक्स रेट मिनिमम 1%, मैक्सिमम 4%. स्टेट टू स्टेट टिपिकल, ये स्टेट टू स्टेट है, जैसे हर स्टेट का अलग होगा, राजस्थान स्टेट का अलग, यूपी स्टेट का अलग, एमपी स्टेट का अलग, स्टेट टू स्टेट डिसाइड है. देन टिपिकल बिजनेसेस कवर अंडर द स्कीम. कंपोजिशन स्कीम में किस किस को इन्वॉल्व किया है, रिटेलर, होटल, रेस्टोरेंट, कैटरर्स, बेकरी, कैंटीन्स, क्लब्स, वर्क कॉन्ट्रैक्टर, स्टोन क्रशिंग यूनिट्स. तो इन सबको कंपोजिशन स्कीम में इन्वॉल्व किया गया है. देन साइलेंट फीचर्स एग्जिस्टिंग स्कीम के अब थोड़े से समरी में हम एक बार फटाफट देख लेते हैं. तो इतना सा है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, तो हमने सारे इसमें कवर कर लिए हैं. कंपोजिशन डीलर कैन नॉट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द कस्टमर, ये हमने देख लिया है, वो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा. कैनॉट, और वो टैक्स इन्वॉइस भी इशू नहीं करेगा, वो बिल ऑफ इन्वॉइस इशू करेगा. कंपोजिशन डीलर कैन नॉट क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन हिज परचेज, क्योंकि जो रॉ मटेरियल परचेज करता है नॉर्मल डीलर तो क्लेम कर सकता है, बट ये कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर है तो इन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा. कंपोजिशन डीलर कैनॉट ऑब्टेन सीएसटी रजिस्ट्रेशन, इन अदर वर्ड्स कैनॉट ट्रेड इंटरेस्ट रेट. एक तो वन स्टेट टू अनदर स्टेट ट्रांजेक्शन नहीं होगा. कौन, कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड डीलर. कंपोजिशन डीलर कैनॉट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज. रेगुलर डीलर परचेजिंग फ्रॉम कंपोजिशन डीलर आल्सो कैनॉट क्लेम. एक और चीज ये कि जो रेगुलर डीलर है जो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर नहीं है, अगर वो परचेज करते हैं फ्रॉम कंपोजिशन डीलर तो आल्सो कैन नॉट क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो वो भी क्लेम नहीं करेंगे. इसका रीज़न समझ में आया क्यों, क्योंकि समझिए एक्स और वाई दो पर्सन है. एक्स कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर है, वाई नॉर्मल डीलर है. वाई ने एक्स से कोई गुड्स परचेज किया, तो वाई ने परचेज किया, वाई आगे के इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिमांड करेगा नहीं, क्योंकि एक्स ने वाई से चार्ज ही नहीं किया, तो वाई क्यों गवर्नमेंट से कहेगा कि मैंने आपको पे कर दिया. तो वही चीज़ है, रेगुलर डीलर परचेजिंग फ्रॉम कंपोजिशन डीलर कैनॉट claim input tax credit because composition dealer cannot collect tax from customer. करा ही नहीं उसने कस्टमर से. कंपोजिशन डीलर नीड नॉट टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. Composition under GST, all the silent features of the existing compounding composition scheme are likely to be contain GST regime. The cap on turnover 50 lakh का इन्होंने turnover fix कर रखा है. Suggested floor rate turnover tax would be 0.5%. However, the pan India turnover is a legal entity would be considered for opting the scheme, not state wise. Silent features,
सिंगल रजिस्ट्रेशन अंडर बोथ सेंटर, CGST SGST में सिंगल रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। ऐसा नहीं आपको कंफ्यूज होना है कि CGST में हमें अलग रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, SGST में अलग नहीं। इसी माइग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन टू GST, ठीक है। नो फिजिकल वेरिफिकेशन टू प्रमाइसेस एंड नो प्री डिपोजिट, किसी तरीके को प्री डिपोजिट की ज़रूरत नहीं है। सिंपली रिटर्न फॉर्मेट एंड क्वार्टरली फाइलिंग ओनली, सिर्फ आपको क्वार्टरली फाइलिंग करनी है और रिटर्न फॉर्मेट जो भी है सिंप्लीफाई है। डिनाइड पैनल प्रोविजन एंड ऑडिट फॉर ओनली 1-2% ऑफ द केसेस, वैसे ऑडिट नहीं होता है बट 1-2% केसेस हो सकते हैं एक्सेप्शन के, अदरवाइज इनमें ऑडिटिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो विद इन अ स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे तो इनका इतना लंबा चौड़ा नहीं होता है। कंपोजिशन डीलर वुड बी मूव्ड टू रेगुलर अपॉन क्रॉसिंग द टर्नओवर लिमिट एनीथिंग anytime during the financial year. Regular dealer can however opt for composition only at the end of the financial year. Fine. अब हम इसका कुछ रिवीजन के क्वेश्चन हम कर लेते हैं। कैन द कस्टमर हु बाय फ्रॉम अ टैक्सेबल पर्सन हु इज अंडर द कंपोजिशन स्कीम क्लेम कंपोजिशन टैक्स एज इनपुट टैक्स क्रेडिट? नो, क्योंकि कस्टमर को उसने चार्ज ही नहीं किया ना, कंपोजिशन स्कीम का डीलर ने, उसने खुद अपनी पॉकेट से टैक्स पे किया है। तो कस्टमर हु बाय गुड्स फ्रॉम टैक्सेबल पर्सन हु इज अंडर कंपोजिशन स्कीम इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन इनपुट टैक्स क्रेडिट बिकॉज अ कंपोजिशन स्कीम सप्लायर कैन नॉट इशू अ टैक्स इनवॉइस। उसने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया, उसने बिल ऑफ सप्लाई इशू किया। कैन कंपोजिशन टैक्स बी कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर? नो, the taxable person under composition scheme restricted from collecting. It means that composition scheme supplier cannot issue a tax invoice. What is the shareholder option to pay tax under the composition scheme? Limitation है 50 lakh, तो वो composition scheme के कैटेगरी में आ जाते हैं। How to calculate aggregate turnover? It's a very important question. The methodology to calculate aggregate turnover is given under section 2 subsections. Accordingly, aggregate turnover means value of all supply, चाहे वो टैक्सेबल की कैटेगरी में आता हो या नॉन टैक्सेबल, सारी जितनी आपने सप्लाई किया है वो सब आ जाएगा, क्लब हो जाएगा। जो भी एग्जाम्पल सप्लाई है वो भी, और एक्सपोर्ट, and it include taxes levy under CGST, SGST and IGST Act, वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज, सबको टोटल होगा, उसी के अकॉर्डिंग एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाएगा। What are the penal consequence if a taxable person violate the condition is not eligible for payment of tax under the composition scheme में वो आता है और उसके रूल्स रेगुलेशन को, वो नियम को फॉलो नहीं करता, then taxable person who is not eligible for composition scheme, अगर कोई बंदा कंपोजिशन स्कीम में एलिजिबल नहीं है और वुड बी लाइबल टू पे टैक्स इंटरेस्ट एंड एडिशन शैल बी, पेनल्टी चार्ज हो जाएगा, टैक्स जो उसको लगता है वो तो देना ही होगा, इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा और पेनल्टी। What is the minimum rate prescribed composition scheme? Minimum 1% rate prescribed for the composition scheme. तो friends that's it, पूरा हमने composition scheme पर टॉपिक डिस्कशन किया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो कंपोजिशन स्कीम का ये टॉपिक था जिसे हमने आज देखा। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इसी तरह से हमारा टॉपिक चलेगा आगे GST के, आप कंटिन्यू टच में रहिए। Thank you.